children, today we are going to start the general class of English, in which the topic which I am going to cover today, that is tense. As you all know that tense is the very important part for English language and literature and for the grammar portion. तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि टेंस क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इन चीज़ों में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे और स्पेशली प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे, और बाद का जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम लोग पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो लेट्स सी कि टेंस क्या है। जैसे कई बार हम लोग जब क्लास में रहते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे रिलेटिव्स पूछते हैं, अच्छा तुम पढ़ते हो, बताओ व्हाट इज टेंस। तो कई बार हम इसी क्वेश्चन में उलझ के रह जाते हैं कि ये टेंस है क्या। तो कई बार बच्चे लगते हैं वो रटा रटाया डेफिनेशन याद करने, बट एक सिंगल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि टेंस क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या कहना होगा। तो टेंस क्या है, कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं इट टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। तो वन लाइन डेफिनेशन है कि टेंस क्या है, यह किसी भी एक्शन का टाइम बताता है, या इससे भी एक आसान डेफिनेशन होती है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ टाइम, कि ये हमें समय का बोध कराता है। आप जानते हैं हिंदी को टेंस में काल कहा जाता है और काल का मतलब समय होता है। तो इंग्लिश में भी वही चीज है कि टेंस क्या है, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ टाइम, कि ये हमें समय का ज्ञान कराता है, वही टेंस कहलाता है। अब ये जो टेंस है इसके 3 टाइप्स हैं जो हम काल में डिफाइन करते हैं। जैसे पहला टाइप है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। ये 3 टाइप्स ऑफ टेंस हैं जिनको हम टाइप्स ऑफ टेंस कहते हैं। यहां पे इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब इन तीनों टेंस के 4 फॉर्म होते हैं अलग अलग। ध्यान देंगे आप, टाइप्स ऑफ फॉर्म। और फॉर्म में पहला जो फॉर्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। जो सेकेंड फॉर्म होती है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस। जो थर्ड पार्ट होता है उसको कहते हैं परफेक्ट। पार्ट का मतलब फॉर्म से ही है। और जो फोर्थ फॉर्म है उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हाट इज टेंस। द टेंस इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ टाइम और इट टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन, दैट इज टेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। उसमें आप जानते भी हैं, मैंने बताया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यह वीडियो इतना यूजफुल है कि किसी भी एज ग्रुप का इंडिविजुअल इसको देख सकता है। कोई भी इसके बारे में, टेंस के बारे में अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है। इसके लिए किसी भी क्लास की कोई लिमिट नहीं है। होगा प्राइमरी का भी बच्चा देख सकता है, जूनियर का, कॉम्पिटिटिव भी देख सकता है। तो इट मीन्स कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली कि टेंस में ये 3 प्रकार होते हैं, जिसको पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और थर्ड वाला फ्यूचर। और इसके 4 फॉर्म होते हैं, जिससे पहले को इंडेफिनिट, दूसरे को कॉन्टिन्यूअस, तीसरे को परफेक्ट और चौथे को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जब ये प्रेजेंट के साथ आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब ये पास्ट के साथ रिलेट करता है तो पास्ट इंडेफिनिट, और जब ये फ्यूचर के साथ रिलेट करता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। सिमिलरली जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ लेते हैं तो सिमिलरली हम पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो ये 3 टाइप्स ऑफ टेंस है उनके ये 4 फॉर्म है अलग अलग। तो अलग अलग जब इसको देखेंगे तो लगभग ये 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज को हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ टेंस एंड द फॉर्म ऑफ टेंस। अब आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, वो है सिर्फ प्रेजेंट टेंस। तो आप इसको ध्यान से देखें कि प्रेजेंट टेंस को क्या हम लोग कैसे इसको फिलअप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो हम लोग के सामने, जो समय हमारे सामने है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, या जो हम करते हैं या जो करने जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट में। जिसको हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं हमारा वर्तमान। सो व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली दैट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस ओनली, तो जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं या उस तरह के किसी सेंस को लेना चाहते हैं। ये हमारी यूजुअल हैबिट्स को बताता है,
ये हमारे प्रेजेंट टेंस में क्या हम करते हैं उसके बारे में बताता है। तो ये इसका मतलब क्या है, इसको देखिए। जब प्रेजेंट टेंस के बारे में हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक उसमें कवर करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, या इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये जाने कि इसको इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है। इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट फॉर्म होता है उसमें किसी भी काम का या एक्शन का टाइम सर्टेन नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आपने जैसे प्रेजेंट डेफिनिट टेंस कहा तो उसका एग्जांपल क्या है। उसका एग्जांपल है कि वह जाता है, तो इसकी इंग्लिश हो गई ही गोज। अब यहां पर ये एक्शन हो रहा है ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा, ये एक्शन होता है, ये हैबिचुअल है, यह बात यह इंडिकेट हो रहा है। तो ये टाइम जो है वर्तमान में होता तो प्रेजेंट में है, बट इसका टाइम पर्टिकुलर डेफिनिट नहीं है। दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। So this is the reason why it is called as categorized as present indefinite, because in the present indefinite tense the time of action is not looking to be definite. It happens but the time is not definite. For example, if someone asks to you कि क्या तुम पानी पीते हो, आपने कहा यस आई ड्रिंक वाटर, बट इट डजंट मीन कि आप पी रहे हैं या पीते हैं, आप बता रहे हैं कि आई ड्रिंक वाटर। तो आप एक हैबिट को बताते हैं कि ये मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अब सेंटेंस जो होते हैं जनरली दो तरह के बनाए जाते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको अफर्मेटिव बनाना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर दोज सेंटेंसेज इन विच वी डू नॉट यूज एनी नो और नॉट, तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेज कहलाती है, जिनको हम पॉजिटिव भी कहते हैं कई बार। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जांपल है ही गोज। लेकिन अगर इसको निगेटिव बनाना हो तो यहां पर हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे कई बार छोटी क्लास के या इवन इन जूनियर क्लास आई हैव फाउंड, या इवन इन सीनियर क्लासेज आई हैव फाउंड कि ये मिस्टेक हो जाती है कि जब आप निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म में तो आपको डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ करना चाहिए। तो अगर इसके सिंटेक्स को हम देखें कि अगर निगेटिव के लिए बनाना हो तो क्या करेंगे, हाउ वुड बी सिंटेक्स, सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, फिर डज नॉट, और फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यहां पे ध्यान देंगे, और देन इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट तो उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम इस सिंटेक्स को फॉलो करें तो क्या होगा, सपोज हम लिखना चाहते हैं कि वह लेटर नहीं लिखता है, तो हो जाएगी इसकी इंग्लिश ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब इसको क्लासिफाइड करके समझ लें आप, ये ही यहां पे सब्जेक्ट है, ये डू नॉट डज नॉट हेल्पिंग की तरह काम कर रहा है, राइट यहाँ पे वर्ब है, ए यहाँ पे आर्टिकल के रूप में इस्तेमाल है, और लेटर जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट सिंटेक्स आई हैड मेड इट हियर, इट इज नाउ क्लियर फ्रॉम दिस कि एक एक चीज को मैंने क्लासिफाई करके आपको समझाया कि आपको ये समझने में कहीं दिक्कत ना आए कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं या सब्जेक्ट क्या होता है किसी स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, या वहां पे डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहां पर एक अपनी सावधानी भी बरतनी है कि हमको डू नॉट का इस्तेमाल किसके साथ करना है, आई, यू, वी, दे, यानी कि सारे प्लूरल्स के साथ, और डज नॉट का प्रयोग करना है ही, सी, इट, यानी कि सिंगुलर्स के साथ। तो यहां पे ही सिंगुलर है, यहां पे डज नॉट लगाया गया। अब इसी को अगर हम यू के साथ ले जाते तो क्या होता, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ये स्टेटमेंट बनेगा। यहां पे यू के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, यहां पे यू सब्जेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपने डू नॉट का इस्तेमाल कर दिया। तो अफर्मेटिव और निगेटिव ये दो तरह के मुख्यतः सेंटेंस बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने सीखा। इसका इंट्रोगेटिव पार्ट भी होता है जिसमें आप डू को सब्जेक्ट के बाहर ले लेते हैं या इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ इस्तेमाल करके जैसे लिखते हैं। जैसे अगर इसी को हम कहें डू यू राइट अ लेटर, ये देखिए इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट बन गया। आपने क्या किया, उस डू को बाहर लगा लिया। और इंट्रोनेगेटिव बनेगा जब डू यू नॉट राइट अ लेटर, आप डू और नॉट दोनों लगा दें, यानी कि यहाँ पे नॉट ऐड कर दें, तो ये इंट्रोनेगेटिव होता है। वो एक क्रिएटिव बात होती है, अलग होता है। मुख्यतः सेंटेंस के तीन तरह ही बताए जाते हैं, उसमें आपका अफर्मेटिव, आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव होता है। तो ये इस तरह से डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट का इस्तेमाल ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ,
डू नॉट का इस्तेमाल आई यू और उसके साथ सारे जो प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्टेटमेंट्स को आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आप देखें कि अगर आप अफर्मेटिव या सिंपल में लिखते हैं तो क्या करते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका भी एक तरीका है कि यस और यस को कहाँ यस लगाएंगे, कहाँ यस लगाएंगे। तो इट हैज बीन सेड कि इफ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज एंडेड विथ एनी वॉवेल then you have to need to add es। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ने गो लिया और गो का जो लास्ट लेटर है ये वॉवेल है, देखिए ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स होते हैं। तो अगर ये ओ यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पर es ऐड करना है। और अगर इसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि अपार्ट ऑफ वॉवेल आता है, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई आता है, जैसे अगर प्ले आया कि वह खेलता है तो ही सब्जेक्ट हो गया, खेलना प्ले हो गया, वाई जो है कॉन्सोनेंट है तो आपने यहाँ पे एस जोड़ दिया। तो ये एक ट्रिक है जानने का कि कहाँ पे आप एस लगाएंगे और कहाँ पे आप ईएस लगाएंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ध्यान दीजिएगा। अब आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा ही वह आता है, ही कम्स, तो अब आप देखो यहाँ पे ही कम्स है तो आपने यहाँ पे देखिए वॉवेल लगा है बट आपको खाली यहाँ एस लगाना है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये नियम है कि जब जहाँ पे ई ऑलरेडी लगा हुआ हो वहाँ पे सिंपली आपको एस ऐड करना है। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये गलती ना हो कि कम में भी बाद में आपने एस ऐड कर दिया। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपके लिए जनरल रूल यही है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप ऐड करें सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, तो आप उसके लास्ट लेटर को देखें, अगर वो वॉवेल है तो उसमें ईएस जोड़ देंगे और अगर वो कॉन्सोनेंट का कोई वर्ड है तो आप उसके साथ सिंपली एस लगा देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में पहला पार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनिट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एज इट नेम सजेस्ट, आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हो गया कि जो काम चल रहा हो, यानी कि वर्तमान में, यानी कि इफ अ टाइम पर्टिकुलर प्रेजेंट इन टाइम प्रेजेंट टाइम इफ एनी एक्शन इज रनिंग, कोई वर्क चल रहा है, किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी चल रही है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम कैटेगराइज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? अगर इसके सिंटेक्स को हम देखें तो इसके सिंटेक्स जो ऐसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर देन V1, और यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ING ऐड हो जाता है V1 की फर्स्ट फॉर्म में, जिसको जनरली कई किताब में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, कहीं कहीं पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, या इसको जेरंड भी कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि जब किसी हम वर्ब में ING ऐड करते हैं तो इसको पार्टिसिपल या जेरंड या फोर्थ फॉर्म, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंटेक्स जो बनेगा कैसे बनेगा? सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें ING ऐड कर देंगे। अब इज का इस्तेमाल सिमिलर के साथ, और एम को तो VIP पोजीशन प्राप्त है, ये आई के साथ खाली यूज होता है और कहीं लगता ही नहीं, और आर को हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम सेंटेंस फॉर्मेट करें तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको समझ पाएंगे। जैसे वह खेल रहा है, अगर हमको लिखना है तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज प्लेइंग। आप सिंटेक्स को ऐड कर ले, ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, मैच कर लें इसको, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये आपका जेरंड फॉर्म या वर्ब हो गया। इस पे ऑब्जेक्ट अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किसी भी काम का चलते रहना पाते हैं, यानी कि इफ इन द गिवन स्टेटमेंट इफ वी फाइंड दैट एन एक्शन इज रनिंग इन प्रेजेंट, सच स्टेटमेंट्स आर कैटेगराइज्ड अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। In such type of statements we use is MR depending on the subject, then verb first form adding ING। is का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, M का इस्तेमाल I के साथ only, and R का इस्तेमाल प्लूरल के साथ like we, you, they, etc। तो ये आपके सिंपल स्टेटमेंट में अगर हम लिखें we are reading a poem, वी आर रीडिंग अ पोएम, ये आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल फॉर्म हो गया, यानी कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अगर इसका निगेटिव बनाए
तो हो जाएगा वी आर नॉट रीडिंग, सिर्फ नॉट जोड़ देना है, ये नेगेटिव हो गया। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए तो आर बाहर ले लेंगे, आर वी रीडिंग अ बुक हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये 3 तरह से स्टेटमेंट आप बना सकते हैं इसमें। और इज एम आर का इस्तेमाल कहाँ करना, हमने आपको ये भी बता दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर V1 या वी रीडिंग अ बुक, इट इज शोइंग द इंट्रोगेटिव नेचर ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हम बना सकते हैं, जहां पे हम सब्जेक्ट के साथ इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नीड ऑफ सब्जेक्ट और V1 और ING लगा के इस तरह से हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि दिस पार्ट इज रिलेटेड विद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगेन आप इसकी टाइटल से ही इसकी मीनिंग को देख सकते हैं कि परफेक्ट को रिलेट किया जाता है कि कोई चीज परफेक्ट हो गया मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ये हम लोग मानते हैं। तो ये जो सेगमेंट ऑफ प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है वो क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स दैट एनी पर्टिकुलर एक्शन हैज बीन फिनिश्ड इन प्रेजेंट। यानी कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो प्रेजेंट में खत्म होता है, ऐसे स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज या हैव का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, और जब भी परफेक्ट की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाएगा। ये हमेशा आप लोग एक नोट्स बना ले दिमाग में। जैसे मैंने अभी कंटिन्यूअस की बात की, तो जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि जब भी कंटिन्यूअस कहीं आएगा टेंस के किसी भी फॉर्म में तो वहां पे ING लगेगा वर्ब के साथ। और जब भी परफेक्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तो वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी। इस बात को हमेशा आप एक कहते हैं जैसे नोट बना लेना, उसका नोट बना दिमाग में। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसका ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है कि हैज का इस्तेमाल जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, और हैव का इस्तेमाल जो होता है वो प्लूरल के साथ होता है। अब सिंगुलर में क्या क्या आता है इसको देख लें, जैसे ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर फॉर्म। नाउ इफ वी टॉक अबाउट प्लूरल, तो प्लूरल में आई को चूंकि हमेशा स्पेसिफिक पोजीशन दी जाती है, तो आई का भी इस्तेमाल यहाँ पे होता है, यू, वी, दे एटसेट्रा। यानी कि इसके अलावा और जो प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें मैंने बताया कि इसका रिकॉग्निशन क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो यू कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन यू फाइंड दैट एनी स्टेटमेंट इज शोइंग द कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क और एक्शन इन प्रेजेंट, सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है, यानी कि वर्तमान में उस काम को शुरू करके खत्म किया। तो अब हम उस स्टेटमेंट को कैसे कर सकते हैं कि वी हैव फिनिश्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर लिया है। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कि दिस एक्शन वाज बिगन एंड डन इन द प्रेजेंट। सो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपके समझ में इस बात की को आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे। कई बार इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर जब काम खत्म हो गया तो पास्ट हो गया। नहीं, जब काम वर्तमान में शुरू होकर वर्तमान में खत्म होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। खत्म होने का मतलब पास्ट नहीं हो। जैसे आपसे आपके डैड ने पूछा कि आपने खाना खा लिया, तो आप क्या जवाब देते हैं कि यस मैंने खाना खा लिया। आप ये नहीं कहते मैंने खाना खा लिया था, ये तब कहते हैं जब आपसे काफी देर के बाद पूछा जाता है। जब प्रेजेंट में ही शुरू करके प्रेजेंट में ही खत्म हो तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब अगेन इसमें भी आप अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। आप वो कर सकते हैं, जैसे ही हैज प्लेड अ मैच, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने बना दिया वो एक मैच खेला या वह एक मैच खेल चुका है। दोनों तरह का स्टेटमेंट इसको आप बोल सकते हैं, वह एक मैच खेला है या वह एक मैच खेल चुका है, यानी कि वर्तमान में आपने काम पूरा किया। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है या पूरा कर चुका हूं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट या ही हैज प्लेड अ मैच।
अब ऑफ कोर्स आप इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसके साथ नॉट का इस्तेमाल करना होगा, और इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो आपको हैव या हैज को बाहर ले आना होगा। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली, और कहाँ पे किसका इस्तेमाल करना है। हैज का मैंने बताया सिंगुलर के साथ और हैव का प्लूरल के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम जल्दी से इसी सीक्वेंस में आपको अगला बता देते हैं जिसको कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको मैं बताऊं कि हर टॉपिक की जो मीनिंग होती है ना उसके हेडिंग में ही छुपी रहती है। आप उसकी हेडिंग को ध्यान देंगे तो कई बार आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। यहां पे आप देखो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इट मींस, द स्टेटमेंट्स इन विच एन एक्शन इज शोन which is some part of that action is being done and still some part of action is running, such statements categorized under present perfect continuous। सिंप्लीफाई करें अगर अभी आपको हम तो सिंप्लीफाई करें अगर इसके बारे में तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर किसी स्टेटमेंट का हम ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर किसी स्टेटमेंट में या किसी एक्शन को दिखाया जाए जिसका कुछ पार्ट खत्म हो गया है और कुछ पार्ट अभी चल रहा है, तो जो पार्ट खत्म हो जाता है इट विल बी ट्रीटेड एज अंडर परफेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट विच इज रनिंग। अब इसको भी हम इसी एग्जाम्पल से देख सकते हैं, इस क्लासरूम के ही एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टेंस से शुरू किया तो हम लोगों ने टेंस को पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने लगे। तो जो चीजें खत्म हो गई, जो टॉपिक हमने कवर कर लिया, वो टॉपिक जो कवर्ड हो गए वो परफेक्ट में डील हो गया। और जो अभी चल रहा है यानी कि अभी वो काम चल रहा है, पूरा फिनिश नहीं हुआ है, तो दैट पार्ट विल बी डेल्ट एज कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके सिंटेक्स को हम देखें तो क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है हैज बीन, ध्यान देंगे, बीन या हैव बीन, देन V1 ING, और यहां पर एक चीज ऐड होती है वो होता है टाइम। ये टाइम यहां पे इंडिकेटिव है। अब टाइम के लिए आप जानते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें भी बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है, सिंस और फॉर पूछ लिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि सर्टेन टाइम और अनसर्टेन टाइम बताया जाता है, या इस तरह से हम लोग को पढ़ाया सिखाया जाता है कि सिंस का इस्तेमाल सर्टेन टाइम के साथ, फॉर का इस्तेमाल अनसर्टेन टाइम के साथ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो कई बार चिल्ड्रन ये पूछते हैं, स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि 2 घंटा तो सब निश्चित है, इसको फॉर क्यों लगाया गया? तो थोड़ा सा मतलब वो कंफ्यूजन होता है। तो मैंने इस चीज को थोड़ा सा अपने हिसाब से सिंप्लीफाई किया आप लोगों के लिए कि कैसे आप समझ पाएंगे। तो आप देखिए, सिंस वहां पे इस्तेमाल करिए जहां पर्टिकुलर ऑफ टाइम दिया गया हो, और पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो, और फॉर का इस्तेमाल वहां पे करिए जहां पे कोई टाइम पीरियड शो किया जा रहा हो। कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है, वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 2 साल का हो, 100 साल का हो, 1 हफ्ते का हो, 1 महीने का हो। ये टाइम पीरियड, एक समय की अवधि दिखाई जाए जब, तो आप उसको फॉर लगाइए उसके साथ। और जब किसी पर्टिकुलर ऑफ टाइम की 2 o'clock, 3 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह की जब टाइम दी जाए तो उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा ये आसान होगा, आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आगे आप SSC या और भी जगह के एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो ये बहुत क्लियर कर लें, सिंस का जहां पे पर्टिकुलर ऑफ टाइम दिया गया हो, और फॉर का इस्तेमाल जब भी कभी टाइम पीरियड दिया गया हो। वो जैसे हम लोग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा एक हमने टाइम पीरियड बताया, तो 1 आवर के जगह एन आवर के साथ फॉर लग जाएगा। अब अभी हम कहें कि हम 4 बजे से पढ़ रहे हैं तो सिंस 4 o'clock हो जाएगा। हम सुबह से पढ़ रहे हैं, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। हम 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, फॉर 4 hours हो जाएगा। हम 1 सप्ताह से आ रहे हैं, फॉर अ वीक हो जाएगा। लेकिन अभी हम कहें कि 15th मई से आ रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट दे रहे हैं, तो सिंस 15th मई हो जाएगा। वी ऑल आर स्टेइंग इन गोरखपुर, अगर हम इसको कहें कि हम 1995 से रह रहे हैं तो सिंस 1995 हो जाएगा। और इसी को हम चेंज करके कहें कि 25 ईयर्स से रह रहे हैं तो फॉर 25 ईयर्स हो जाएगा। तो आई होप कि अब आपके मन में ये जो डाउट है वो खत्म हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। अब इसको जो अगर स्टेटमेंट बनाया जाए तो इसको कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे? सब्जेक्ट की जगह हम मान ले लिख रहे हैं ही, हैज बीन का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ और हैव बीन का इस्तेमाल प्लूरल के साथ। ये आप ध्यान रखिए, सिंगुलर प्लूरल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो ही हैज बीन
राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। यहां पे देखिए मैंने लिखा कि वह एक स्टोरी सुबह से ही लिख रहा है, तो ये सिंस जो है पर्टिकुलर टाइम को शो कर रहा है कि सुबह से लिख रहा है। अगर इसको लिखते हैं हम इस तरह से, ही हैज बीन राइटिंग अ पोयम फॉर अगर लगाना है तब क्या करेंगे, तो फॉर के जगह हम टाइम पीरियड लगाएंगे। फॉर सपोज आप रिटर्न हाफ एन आवर, तो जब भी हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो वहां पे फॉर लगाएंगे। दूसरा एग्जांपल देखें, मिस्टर रमेश हैज बीन लिविंग इन गोरखपुर since 2010, and again with using for, Mrs. Salini has been living in Lucknow for 10 years. So this is the difference which I want to let you know कि आप देखो जब आपने पर्टिकुलर टाइम, अब यहाँ पे which 10 years it is not defined, इसीलिए इसको कहा जाता है अनसर्टेन टाइम, जबकि यहाँ पे सर्टेन हो गया सिंस 2010, यानी कि पिछले 10 साल से ज़्यादा। आपने फॉर 10 ईयर कहा तो पर्टिकुलर ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं हुआ। तो इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें टाइम का इस्तेमाल मैंने कहा बताया किया जाता है, टाइम के साथ सिंस ऑफ फॉर लगाते हैं, हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के साथ। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने ये प्रेजेंट का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू this topic or issue, this thing, you can ask in your comment box. Thank you very much for watching this video.